हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो भी कंज्यूमर एक्ट 1986 के द्वारा एक कंज्यूमर को अधिकार दिया गया है उसके बारे में मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में अपने पिछले वीडियो में दे दिया था। आज कंज्यूमर एक्ट के तहत दो तरह के कंज्यूमर की बात हमसे आपसे बताई गई है। एक कंज्यूमर वो होता है जो किसी सामान यानी कंज्यूमर ऑफ गुड्स सामान को कंज्यूम करता है। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई भी चीज खरीदा और उसका पेमेंट किया है, उसके बाद अगर आप उस चीज को कंज्यूम करते हैं स्वयं, तो हम और आप कंज्यूमर माने जाएंगे। जैसे अभी आज का धनतेरस चल रहा है, बहुत लोग बहुत सामान खरीदते हैं। मान लीजिए आपने अपने लिए एक कार खरीदी, चाहे कैश पेमेंट पर या उसको फाइनेंस करा करके, और स्वयं उस कार को आप प्रयोग कर रहे हैं, तब आप कंज्यूमर माने जाएंगे। तो ये तो हो गया कंज्यूमर ऑफ गुड्स। दूसरे तरह का कंज्यूमर माना जाता है इस एक्ट के तहत में कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। बहुत तरह की सर्विसेज ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड की जाती है, हमको आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर उस सर्विस के लिए हमने आपने उसका पेमेंट किया, जिसको कंसिडरेशन कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, तब हम और आप कंज्यूमर माने जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताएं। सपोज करिए कि हमको आपको कहीं जाना है, अपने शहर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर या अन्य। एक हमने टैक्सी हायर किया, उस टैक्सी को हायर करके जो भी उसकी टर्म्स कंडीशन है उसका पेमेंट मैंने किया, और उस टैक्सी में हमने सफर किया, तो हमको आपको कंज्यूमर माना जाएगा। तो कंज्यूमर एक्ट के तहत दो तरह के कंज्यूमर की बात बताई गई है। पहला कंज्यूमर ऑफ गुड्स, दूसरा कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। यही दो कंज्यूमर को कंज्यूमर एक्ट के तहत 6 अधिकार दिए गए हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स, अब एक समस्या आती है। सपोज करिए कि हम आप कंज्यूमर हैं और सामान को कंज्यूम करने के या सामान को प्रयोग करने के दौरान, यूज करने के दौरान हमको आपको कोई नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है या दुर्घटना घट जाती है, तो हमको और आपको इस एक्ट के तहत कंप्लेंट करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अब यहां पर एक बात उठ के आती है कि कौन फाइल शूट कर सकता है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो कंज्यूमर एक्ट 1986 के तहत इतने लोगों को अधिकार दिया गया है कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कंज्यूमर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो हम आप चाहे कंज्यूमर ऑफ गुड्स हो और हम आप चाहे कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज हो। दूसरा है कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करिए कि हमारे आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम आप कैसे कंप्लेंट करें, या
हमको आपको नहीं पता है। तो जितने भी बहुत ढेर सारे रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तीसरा, कंज्यूमर एक्ट के तहत केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है कि वो कंज्यूमर एक्ट के तहत कंप्लेंट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, किसके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट फाइल की जा सकती है? तो कंज्यूमर एक्ट हमें बताता है कि इन लोगों के अगेंस्ट में अगर कोई कंज्यूमर के साथ दुर्घटना हुई है या किसी तरह का नुकसान हुआ है तो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। पहला, सेलर के अगेंस्ट में, यानी जो भी व्यक्ति सामान का विक्रेता है। मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में, जो भी व्यक्ति सामान को बनाने वाला है, या जो भी सामान का ऑथराइज्ड डीलर है उसके अगेंस्ट में कोई भी कंज्यूमर अगर वो पीड़ित है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट, अक्सर सामान तो हमको मिला, अक्सर सामान हम लोग पैकेट में भी खरीदते हैं और आजकल पैकेट का जमाना तो आ ही गया है। सामान तो हमको पैकेट में मिला, लेकिन जो भी पैकेट के रैपर पर सामान के बारे में लिखा है, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस या अन्य चीजें, जो कि सब कुछ प्रिंटेड रहती है। सपोज करिए कि 100 ग्राम का पैकेट खरीदा गया और सामान 100 ग्राम से कम निकला, तो कंज्यूमर एक्ट के तहत इसे डिफिशियंसी ऑफ वेट, क्वांटिटी, क्वालिटी माना जाता है। इसके अगेंस्ट में भी कोई भी कंज्यूमर वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, कंज्यूमर एक्ट के तहत कुछ बातें बताई गई हैं। यदि कंज्यूमर ने इन बातों को संज्ञान में लिया है, प्रयोग में लिया है, तभी वो कंज्यूमर एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकता है। यानी कंज्यूमर को अधिकार 6 तो दिया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। अधिकार मिलने के साथ ही साथ कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व को भी इस एक्ट के तहत बताया गया है। यदि कंज्यूमर ने उस उत्तरदायित्व के तहत काम किया है, तभी वो कंज्यूमर अपने 6 के 6 अधिकारों का प्रयोग कर सकता, अन्यथा उसको प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। तो वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंज्यूमर के लिए है? सबसे पहले कंज्यूमर को खुद अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये मान के चला जाता है, हालांकि ये बात सही है कि कंज्यूमर सभी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता है। इसीलिए कंज्यूमर एक्ट के तहत सेलर बीवेयर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। बायर बीवेयर का कॉन्सेप्ट जो पहले था उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन तब भी इतना जरूर माना जाता है कि कंज्यूमर को इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर को सामान खरीदते समय सचेत रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा।
कि जो सामान वो खरीद रहे हैं उसके बारे में उनको जितनी भी सामान्य रूप से जानकारी है वो वहां पर वेरीफाई कर ले। जैसे मान लीजिए हम आप पैकेट का कोई सामान घर के लिए खरीदने जा रहे हैं, तो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पैकेट पर क्वांटिटी क्या लिखी है, यानी कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, क्वांटिटी क्या लिखी है, उसकी प्राइस क्या लिखी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखी है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या लिखी है। ये सब एक आम जानकारी होती है, ये सभी परचेजर को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके हम आप गए, और नो डाउट दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन शॉपकीपर से ज़्यादा कहीं हमारी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये सब बातें वहां पर चेक कर लें। तो ये तो हो गया एक सामान्य तरीके से कि कंज्यूमर खुद सचेत रहे। दूसरा, जैसा मैंने अभी बताया, कुछ सामानों के लिए हमारे सरकार के द्वारा मानक यानी स्टैंडर्ड तय किया गया है। उस मानक या स्टैंडर्ड का कुछ न कुछ सिंबल, कुछ न कुछ लोगो या कुछ न कुछ मार्क पैकेट पर या सामान पर प्रिंट करना जरूरी है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सामान को खरीदने से पहले जो भी उसका मानक तय किया गया है, क्या उस मानक का चिन्ह या प्रिंटिंग उस पर किया गया है। जैसे सपोज करिए कि हम बुक्स खरीदने जा रहे हैं तो होलोग्राम लगा होगा, या अभी दीपावली का जो सीजन चल रहा है, आज बहुत बड़ी मात्रा में हम और आप यानी जितने भी खरीदार हैं बड़ी मात्रा में सामान को खरीदेंगे, सोना चांदी या जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी या जो भी जरूरत होगी। तो सोना सपोज करिए हम आप खरीद रहे हैं, तो सोना खरीदने पर क्या सरकार के द्वारा जो भी हॉलमार्क का यूज बताया गया है वो सोने पर है, ये देखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। या सपोज करिए कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए भी सरकार के द्वारा ISI मार्क बताया गया है। क्या उस सामान पर ISI मार्क लगाया गया है या स्टार की रेटिंग लगाई गई है, यह हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। सपोज करिए कोई मसाला वगैरह स्पाइसेस वगैरह खरीदने गए हैं, तो इन सामान के लिए एक मार्क नाम का स्टैंडर्ड सरकार की तरफ से बताया गया है। क्या इन पैकेट पर एक मार्क का चिन्ह प्रिंट किया गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स सभी सामान को खरीदने के लिए हमारी सरकार के द्वारा एक मानक यानी स्टैंडर्ड तय किया गया है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उस स्टैंडर्ड को, उस मानक को हम अच्छे तरह से जांच परख लें। इसके बाद आता है सामान के प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। यह हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। नो डाउट हमको आपको नहीं पता होगा। यह हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस शॉपकीपर से उस सामान के प्रयोग के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह जानकारी ले लें। हालांकि सामान इस जो भी थोड़ा सा खतरनाक तरीके के सामान होते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स, उसकी एक छोटी सी बुकलेट आती है, आपको पैकेट के साथ मिलेगी। उस बुकलेट्स में उस सामान के प्रयोग की सावधानियां जरूर लिखी होंगी। हाउ टू यूज
या प्रोटेक्टिव स्टेप्स, इस तरह की जानकारी जरूर लिखी है। उस बुकलेट को हम जरूर ले लें और लेने के बाद उस बुकलेट की जानकारी को एक एक अक्षर अच्छी तरीके से पढ़ लें, जान लें, समझ लें। सपोज कर ये नहीं समझ में आता, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो हम किसी से पूछ लें, शॉपकीपर से ही पूछ लें, या जो हमारे आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, अगर उन्होंने इस तरह का सामान खरीदा है, प्रयोग किया है, तो उनसे पूछ लें। सामान को खरीदने के साथ ही साथ यह हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है क्रेता के रूप में कि सामान का कैश मेमो जरूर ले लें। बिना कैश मेमो के सामान न खरीदें। हर चीज का कैश मेमो नहीं हो सकता है, यह बात सही है। जैसे सपोज करिए कि हम आप थोड़ी दूर के लिए ई रिक्शा से जा रहे हैं, कंफर्म पैसा तो देंगे लेकिन कैश मेमो नहीं देगा। सपोज करिए कि बहुत लोग पान खाने के शौकीन होते हैं, पान की दुकान पर गए, पान खाए, जो भी 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए, जो भी लगता हो, मुझको तो नहीं पता है, वहां पर आप पैसा नहीं देंगे, सॉरी पैसा तो देंगे लेकिन वो कैश मेमो आपको नहीं देगा। इस तरह के सामान के बारे में कैश मेमो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी सामान हम लोग अपने घर के लिए या स्वयं के प्रयोग के लिए या अन्य चीज़ों के लिए खरीदते हैं, उस शॉपकीपर से या जहां से भी खरीदते हैं, वहां से उस सामान के कैश मेमो जरूर ले लें। रिकॉग्नाइज्ड कैश मेमो, ऑथराइज्ड कैश मेमो जरूर ले लें। इसके बाद कंज्यूमर को, जो भी क्रेता के रूप में कंज्यूमर बना है, उस कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है, उनको उन कंज्यूमर्स को सामान के प्रयोग करने से के लिए पूरी की पूरी तरीके से ईमानदारी बरतनी चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी कंज्यूमर को सामान के प्रयोग करते समय कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, नुकसान हो जाता है या क्षति पहुंचती है, तब वो अपने 6 के 6 अधिकार का प्रयोग कर सकता है और वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो आज स्टूडेंट्स यहीं पर हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद बस एक स्टेप और बचता है इस कंज्यूमर एक्ट में। उस स्टेप के बाद कंज्यूमर एक्ट आपका करीब करीब लेक्चर खत्म हो जाएगा और आप जब भी वीडियो इसका देखेंगे तो आपको बहुत ही बेसिक जानकारी कंज्यूमर एक्ट की मिल जाएगी। इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप इसके बारे में पूरी तरीके से अवेयर हो सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।